जैसे ही देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होता है तो एक ऐसे संविधान की आवश्यकता महसूस की जाती है जो सभी को मान्य हो, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, लिंग और भाषाओं के लोगों को समावेशित किया जा सके। लगभग 200 सालों की गुलामी को झेलने के कारण भारत गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से ग्रसित था। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को भेजा गया। बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी प्रारूप कमेटी, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। उस समय संविधान निर्माताओं के समक्ष ऐसी चुनौतियां विद्यमान थी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें केंद्र और राज्यों को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ ऐसे तत्व विद्यमान हों ताकि आपातकाल की समस्या में पूरे का पूरा संविधान एकात्मक में बदल जाए, जिससे केंद्र शक्तिशाली होकर आपातकाल की समस्या का समाधान कर सके। इसलिए भारतीय संविधान में एकात्मक और परिसंघात्मक दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर कल्पना एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस और आज हम बात करेंगे संविधान की प्रकृति की। किसी भी देश के संविधान में 3 प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक है परिसंघ, दूसरा है एकात्मक और तीसरा है अधिसंघ। सबसे पहले हम बात करते हैं परिसंघ कि परिसंघ होता क्या है। परिसंघ होता क्या है? परिसंघ में 2 टाइप की सरकार होती हैं। एक केंद्र होगा और राज्य 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को जो पावर मिलती है वो संविधान से मिलती है। पावर किससे मिलेगी? दोनों को संविधान से दोनों को पावर मिलती है। दोनों को पावर मिलती है, संविधान से मिलती है। कहने का मतलब है कि जिस देश में परिसंघ होगा उस देश का जो संविधान होता है वो लिखित होता है, यानी कि उस देश में संविधान कैसा होगा? लिखित होगा। और क्यों लिखित होने के पीछे रीजन ये है जिससे कि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। किसी भी प्रकार के विवाद को दूर करने के लिए किसी भी देश में जो परिसंघ होगा वहाँ का संविधान लिखित होता है, इसलिए दोनों के संविधान को जो पावर मिलती है वो संविधान से मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो राज्य है, राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, जैसे कि भारत और अमेरिका में। आपके आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष पावर थी, यानी कि भारत में जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटा था तो परिसंघ का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर को 370 के माध्यम से विशेष पावर दी हुई थी, विशेष शक्तियाँ दी हुई थी, लेकिन फिर भी केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं था। जबकि अब 370 को खत्म कर दिया गया है। वो किस आधार पर किया गया है वो हम अलग बात करेंगे। तो परिसंघ में क्या होता है? परिसंघ में 2 प्रकार की सरकार होती है, जिसमें केंद्र केवल एक होगा और राज्य क्या है? 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि भारत में 28 राज्य है और अमेरिका में 50 राज्य है। मैंने भी आपको बताया है कि दोनों को पावर संविधान से मिलती है, जिससे कि किसी भी केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। कहने का मतलब है कि जिस देश में परिसंघ होगा उस देश का संविधान जो होता है वो लिखित होता है और राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एकात्मक की कि एकात्मक क्या होता है। जिस देश का संविधान एकात्मक होगा उसमें संपूर्ण शक्ति जो होंगी, वो संपूर्ण पावर जो है होगी वो किसके हाथ में होगी? केंद्र के हाथ में संपूर्ण शक्ति होती है, यानी कि पूरी की पूरी जो पावर होती है वो केंद्र के हाथ में होती है। और प्लस जो है जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार की शक्ति का स्रोत जो होता है वो केंद्र होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर शक्तियों का संवैधानिक वितरण नहीं होता, जैसे कि परिसंघ में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जिस देश में परिसंघ होगा उस देश का संविधान लिखित होगा और लिखित होने के पीछे यह है कि उस देश में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। जबकि जो एकात्मक है, एकात्मक में संवैधानिक विभाजन नहीं होता है, जैसे कि एकात्मक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे संवैधानिक विभाजन नहीं होता है, जबकि एकात्मक में संवैधानिक विभाजन होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका
अधिसंघ का। अधिसंघ में क्या होगा, जिस देश में अधिसंघ होगा, अधिसंघ में राज्य अधिसंघ से अलग हो सकते हैं, यानी कि राज्यों को अधिसंघ से क्या है, अलग होने का अधिकार होता है। अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, अधिसंघ के नागरिक नहीं होते। जैसे कि जो परिसंघ है, परिसंघ में दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक राज्य की और दूसरी होती है आपकी किसकी होती है, केंद्र की नागरिकता होती है। जबकि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता इस बात को प्रूव करता है कि भारत में एकात्मक के लक्षण को दर्शाता है। जबकि परिसंघ में दो प्रकार की नागरिकता होती है, केंद्र केवल एक होता है, राज्य केंद्र केवल एक होगा, राज्य दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, किसमें, परिसंघ में। और प्लस परिसंघ में एक राज्य की नागरिकता होती है और दूसरी नागरिकता किसकी होती है, केंद्र की होती है। लेकिन अधिसंघ में क्या होंगे, अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, राज्य के नागरिक होते हैं, अधिसंघ के नागरिक नहीं होते। और अधिसंघ में राज्य प्रभुत्व संपन्न होते हैं, प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वतंत्र स्थिति होती है। जैसे सोवियत संघ से बने 12, पहले 12 थे, फिर 15 बने CIS देश, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिन्हें कहते हैं अधिसंघ स्वतंत्र राज्य कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अधिसंघ दो या दो से अधिक प्रभुत्व संपन्न राज्यों का शिथिल संगम होता है, जिनका जन्म किसी संधि से होता है, और राज्य अधिसंघ में अपनी इच्छा अनुसार अलग हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने भी आपको बताया है कि जो अधिसंघ है, अधिसंघ में राज्य क्या होंगे, राज्य स्वतंत्र होते हैं और वो अधिसंघ से अलग हो सकते हैं। और ये दो या दो से अधिक प्रभुत्व संपन्न राज्यों का शिथिल संगम होता है और इनका जन्म किसी संधि से होता है। और इसमें राज्य अधिसंघ से जब चाहे अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। और अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, अधिसंघ के नागरिक नहीं होते हैं। राज्य प्रभुत्व संपन्न होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्वतंत्र स्थिति होती है। जैसे सोवियत संघ से बने 12 CIS देश। अभी हमने देखा कि परिसंघ में जो आपका संविधान है, संविधान की 3 प्रकार की प्रकृति होती है किसी भी देश के संविधान में। एक परिसंघ, दूसरा एकात्मक और तीसरा है अधिसंघ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अधिसंघ होगा, अधिसंघ में केंद्र और राज्य दोनों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध होता है, जिसमें केंद्र केवल एक होता है और राज्य दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि भारत में 28 राज्य है और अमेरिका में 50 राज्य है। और दोनों की शक्ति का स्रोत जो होता है, क्या होता है, वो संविधान होता है और राज्यों को परिसंघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे संविधान में कहीं भी परिसंघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ये बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ चुका है कि पूरे संविधान में कहीं भी परिसंघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। परिसंघ के स्थान पर अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया। एक चीज़ याद रखना, हिंदी में पहले शब्द आएगा भारत और इंग्लिश में पहले शब्द आएगा इंडिया। अगर आपने उल्टा कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन IAS में आ चुका है। तो ये है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। यानी कि संघ का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, यहाँ पे जो संघ है, यहाँ पे संघ का मतलब यूनियन से है, ना कि परिसंघ से। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि पूरे संविधान में कहीं भी जो आपका जो परिसंघ है, परिसंघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। परिसंघ के स्थान पर संघ यानी कि यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि परिसंघ में केंद्र केवल एक होगा और राज्य दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों को जो पावर मिलती है वो किससे मिलती है, संविधान से मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पूरे संविधान में कहीं भी, जो पूरा संविधान है, पूरे संविधान में कहीं भी परिसंघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला है कि जो परिसंघ है, परिसंघ के भारतीय संविधान में क्या क्या लक्षण हैं हमें देखने को मिलते हैं परिसंघ में। तो परिसंघ में क्या होगा, परिसंघ में पहला लक्षण है द्वैध शासन। यानी कि जिस देश में परिसंघ होगा, द्वैध शासन का मतलब है कि वहाँ पे 2 प्रकार की सरकार होती हैं। यानी कि केंद्र सरकार का होना तथा केंद्र और राज्य सरकारों का होना।
सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों का होना और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होना, दोनों का क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व होना, और दोनों को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होना, जिससे कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य कर सके और एक दूसरे के जो शक्तियां हैं, एक दूसरे के जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकें। जैसे कि भारत में केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य जैसे हमारे राज्य में यूपी में योगी हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं और वो किसी भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जबकि बस हस्तक्षेप करने की कंडीशन होती है कि आपातकालीन स्थिति में, जो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं आपातकालीन स्थिति में कि वहाँ पर केंद्र राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, वरना दोनों स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है, दूसरा है शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, यानी कि जिस देश में परिसंघ होगा वहाँ शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है, जिससे कि दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। तो इसमें है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि भारत में अनुच्छेद 246 के माध्यम में 3 अनुसूचियां हैं। 3 अनुसूची हैं, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संवृत्ति सूची। जो आपकी संघ सूची है, संघ सूची में मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट थे, जबकि प्रेजेंट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं प्रेजेंट में। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 सब्जेक्ट हैं, जबकि संवृत्ति सूची में मूल संविधान में 47 थे, अब 52 विषय हैं। अब क्या है, जो संघ सूची है, संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है, राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधायिका को है, और केंद्र यानी कि जो संवृत्ति सूची है, संवृत्ति सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों को है। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जो है क्या कर सकते हैं, संवृत्ति सूची पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर जो कानून बनाया जा रहा है, जो आपका संवृत्ति सूची है, संवृत्ति सूची पर कानून बनाया जाता है, तो संवृत्ति सूची पर कानून बनाने के समय यानी कि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है और दोनों के कानून बनाने पर अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि संसद के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरीके से अनुच्छेद 246 के माध्यम से 3 अनुसूचियों के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवृत्ति सूची। संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची जिस पर राज्य की विधायिका कानून बनाएगी, संवृत्ति सूची जिस पे संसद और राज्य की विधायिका दोनों कानून बनाती हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इस पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। अब क्या है, जो आपका अभी मैंने आपको बताया कि ये था आपका जो संवृत्ति सूची थी, संवृत्ति सूची में मूल संविधान में 47 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट में 52 है, जबकि राज्य सूची में मूल संविधान में 66 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट में 61 सब्जेक्ट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के माध्यम से राज्य सूची के जो 5 सब्जेक्ट थे, जो राज्य सूची है, राज्य सूची के 5 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची के 5 सब्जेक्ट को निकालकर संवृत्ति सूची में डाल दिया गया है। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 5 सब्जेक्ट में है, पहला है शिक्षा, पहला कौन सा है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका वन, तीसरा है वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, चौथा है नापतोल और पांचवा है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का क्या है आपका गठन और संगठन। तो इस तरीके से जो 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्टों को निकालकर राज्य सूची से निकालकर संवृत्ति सूची में डाल दिया गया है। अब
तीसरा लक्षण है लिखित संविधान होना। मैंने अभी आपको बताया है कि जिस भी देश में परिसंघ होगा, जिस देश में परिसंघ होगा उस देश का संविधान लिखित होगा, ये भी जरूरी है, जिससे कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सके और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सके, और साथ के साथ यह सिद्ध किया जा सके कि जो जिस देश में परिसंघ होगा उस देश का जो संविधान है, संविधान सर्वोच्च होगा। कहने का मतलब है कि परिसंघ में जो सर्वोच्चता होती है, जो परिसंघ है, परिसंघ में जो सर्वोच्चता होती है वो सर्वोच्चता होती है आपकी, किसकी होती है? संविधान की सर्वोच्चता होती है। परिसंघ में संविधान सर्वोच्च होगा। सर्वोच्च होने के लिए ही जिस देश में परिसंघ होगा उस देश का संविधान लिखित होगा। अगला है कठोर संविधान। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो परिसंघ होगा, क्या परिसंघ का संविधान कठोर यानी कि रिजिड संविधान होता है? रिजिड क्यों होता है? जैसे कि आप देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को 1950 में लागू हुआ और 2020 तक यानी कि 70 साल में भारत में 101 संशोधन हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि परिसंघ में जो दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अमेरिका, और अमेरिका में अभी तक केवल 7 संशोधन ही हुए हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि कठोर का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि परिसंघ में शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्य स्वतंत्र होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट जिस पे हमें संशोधन करना है, जो केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे संशोधन करने के लिए, किसी भी विषय पर संशोधन करने के लिए राज्यों के, जो भारत में राज्य हैं, कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। जैसे जीएसटी 2006 में आया और कांग्रेस सरकार जीएसटी बिल को लेके आई थी, लेकिन जो जीएसटी है वो लागू हुआ है, वो भाजपा सरकार ने 2016 में जो जीएसटी है उसको लागू किया है। अब जीएसटी बिल इतने साल क्यों लग गए जीएसटी बिल को लागू होने में? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जीएसटी एक ऐसा कानून था जिसमें केंद्र और राज्य के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको एक किया गया था और उनको एक करके जीएसटी में तब्दील कर दिया गया था। इसलिए जीएसटी को लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से अलग अलग पास होने के साथ साथ प्लस आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक थी। आधे राज्यों की सहमति आवश्यक थी, जबकि अमेरिका में अगर केंद्र और राज्य से जुड़े हुए किसी भी विषय पर संशोधन करने के लिए 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है, जबकि भारत में कितने? आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। जैसे कि भारत में कितने हैं? 28 राज्य हैं, तो 15 राज्यों की सहमति आवश्यक है, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो इस तरीके से ये बात हमें प्रूव करती है कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है? कठोर संविधान है। क्योंकि अभी अगर कठोर संविधान नहीं होता तो जीएसटी को लागू होने में 10 साल नहीं लगते, क्योंकि जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ अप्रत्यक्ष कर था, इसलिए उसे लागू करने में हमें 10 साल लग गए। अगला है कि जिस देश में परिसंघ होगा वहाँ पे न्यायालयों का प्राधिकरण, यानी कि न्यायालय एक ऐसी प्राधिकृत व्यवस्था होगी जो कि परिसंघ और राज्य को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण से रोकेगी। दूसरी ओर एक अंतिम सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, यानी कि जिस देश में परिसंघ होगा उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो कि परिसंघ या राज्य सरकारों पर निर्भर ना हो। मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ना तो परिसंघ पर और ना ही राज्य सरकारों पर निर्भर हो, जो संवैधानिक मामलों में अंतिम निर्णय ले सके। आपने देखा है अगर जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ना केंद्र सरकार का है ना राज्य सरकार का है, वो पूरी भारत की जनता का न्यायालय है। चाहे जो अब इस समय जो भारत की पॉपुलेशन मानी जा रही है लगभग 130 करोड़ जो देश के नागरिक हैं, उन सबका सर्वोच्च न्यायालय है। उन सबके लिए अंतिम रूप से जो न्याय की अपील की जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तो कहने का मतलब है कि जिस देश में परिसंघ होगा उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय जो कि एक अंतिम प्राधिकार के रूप में होता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का ना होकर पूरी देश की जनता का एक न्यायालय होता है। दूसरी चीज़ ये है
कि अनुच्छेद 131 के माध्यम से, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 131 के माध्यम से, अनुच्छेद 131 के माध्यम से अगर कोई ऐसा कोई विषय जिस पे केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, केंद्र और राज्यों के मध्य क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे अगर ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसमें एक तरफ है केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार और दूसरी ओर है एक या एक से अधिक राज्य हैं। एक तरफ कौन है, केंद्र सरकार है, और दूसरी ओर क्या है, एक या एक से अधिक क्या है, दूसरी ओर क्या है, एक या एक से अधिक राज्य हैं। एक ओर होगी भारत सरकार और दूसरी ओर क्या होगी, एक से अधिक राज्य। इस कॉलम को ध्यान रखना, इससे याद करना आसान हो जाता है। एक तरफ है केंद्र सरकार और दूसरी ओर है राज्य, और राज्य एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। दूसरी ओर है भारत सरकार और भारत सरकार प्लस राज्य, दूसरी ओर क्या है, भारत सरकार और कुछ राज्य हैं, और दूसरा विवाद है आपका राज्य, और तीसरा विवाद है राज्य के मध्य। अगर इस प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो इस प्रकार के विवाद को हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 131 के माध्यम से। जैसे कि कावेरी नदी के जल के विवाद को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो रहा था, कावेरी नदी का जो विवाद था, ये इसमें पार्ट 3 आपका इम्प्लीमेंट होगा। कावेरी नदी का विवाद जो है आपके 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के मध्य था, यानी कि आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, कावेरी और पुडुचेरी, इनके मध्य कावेरी नदी के जल के विवाद को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा था। तो ये मैटर जो गया ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसके पीछे निर्णय दे दिया है, जिसमें कहा गया है किस राज्य को कितना पानी दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का उत्पन्न होता है तो उसको हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान होना, कठोर संविधान होना, न्यायालय को प्राधिकार होना और संविधान की सर्वोच्चता होना, ये सब लक्षण इस बात को प्रूव करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, आपका परिसंघ संविधान है, यानी कि भारत में क्या है, परिसंघ है। अब हम देखते हैं एकात्मक। क्या भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण हैं या नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस देश में एकात्मक होगा उस देश में संपूर्ण जो पावर होती है वो किसके पास होती है, केंद्र के पास। संपूर्ण शक्ति किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी, यानी कि केंद्र के पास संपूर्ण सत्ता होती है। और जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट हैं वो अपनी शक्तियाँ किससे प्राप्त करते हैं, केंद्र से प्राप्त करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रांस और दूसरा है ब्रिटेन। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण है या नहीं। तो कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं कि भारत का संविधान एकात्मक अधिक है और परिसंघात्मक कम है। जैसे राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व व आकार व केंद्र पर निर्भर होना। अनुच्छेद 3 के माध्यम से अगर हमें राज्यों का अस्तित्व आकार किस पे निर्भर करता है, केंद्र पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 3 के माध्यम से अगर किसी राज्य का क्षेत्र हमें बढ़ाना है, घटाना है, या किसी राज्य की सीमा को हमें कम करना है, या किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है, तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से ऐसा संसद करेगी, यानी कि इस प्रकार का जो प्रावधान करेगी वो संसद करेगी। अब देखो ऐसा क्यों किया गया कि इस प्रकार का प्रावधान संसद करेगी, क्योंकि संविधान निर्माता इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, अगर ये शक्ति राज्यों को दे दी जाए तो एक राज्य में जितने जिले हैं इतने क्या बन जाएंगे, राज्य बन जाएंगे। कि जैसे यूपी में ही अभी आपने देखा है कि कई राज्यों की डिमांड होती जा रही है, अगर ये शक्ति राज्यों को दे दी जाती, संसद को न देके राज्य को दे दी जाती, तो एक राज्य में जितने जिले हैं इतने राज्य बन जाते। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 इस बात को प्रूव करता है कि एक राज्य की सीमा को घटाना है, बढ़ाना है, नाम में परिवर्तन करना है, जिसको कौन करती है, संसद करती है। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, एकात्मक है। दूसरी चीज ये है कि अभी मैंने आपको बताया जिस देश में
परिसंघ होता है उसमें दो प्रकार की नागरिकता होती हैं, एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी होती है राज्य की नागरिकता होती है। अब क्या है कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। अभी आर्टिकल 370 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर ये एक ऐसा अपवाद था जिसकी दो नागरिकता थी, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पे एकल नागरिकता है। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी एकल नागरिकता कर दी गई है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का होना इस बात को सिद्ध करता है कि जो भारत का संविधान है, एकल नागरिकता इस बात को सिद्ध करता है कि जो भारत का संविधान है वो एकात्मक है। तो ये एकात्मक के लक्षण को परिदर्शित करता है। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था कि जिस देश में परिसंघ होगा उस देश में जो संविधान है जो केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, लेकिन हमारे देश में क्या है, एकल संविधान है, एक संविधान है। हमारे देश का एक संविधान होना भी इस बात को प्रूव करता है कि भारत में एकात्मक है। लेकिन हमारा देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है? क्योंकि हमारे देश में ही राज्य और केंद्र दोनों के प्रावधान एक ही संविधान में है। अनुच्छेद 52 के से केंद्र के प्रावधान शुरू हो जाते हैं और अनुच्छेद 153 से राज्यों के प्रावधान शुरू हो जाते हैं। तो हमारे देश में एकल संविधान का होना इस बात को प्रूव करता है कि जो भारत का संविधान है वो एकात्मक है। अगला विषय है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अनुच्छेद 246 के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया कि शक्तियों का संवैधानिक वितरण था। 3 प्रकार की सूचियां थी, 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। अब क्या है, इन तीनों सूची से बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं उनको अपशिष्ट विषय कहते हैं, जो अनुच्छेद 248 में है। तो 248 अनुच्छेद 248 के माध्यम से जो अपशिष्ट विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को है। तो ये जो इस प्रकार के सब्जेक्ट हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? वो केंद्र बनाएगा। तो ये भी इस बात को प्रूव करता है कि जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है? आपका एकात्मक संविधान है। तीसरा है समवर्ती सूची पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो परिसंघ है उसमें 3 प्रकार की जो शक्तियों का संवैधानिक वितरण है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, लेकिन अगर दोनों के कानून को बनाते समय और बनाने के साथ उसे लागू करते समय अगर किसी भी प्रकार की समस्या को हमें सामने आती है तो उसमें केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। तो समवर्ती सूची पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जानी भी इस बात को सिद्ध करता है कि भारत में क्या है, एकात्मक का ये लक्षण परिदर्शित होता है। दूसरी चीज क्या है, अभी कुछ मैंने भी आपको बताया था कि जो संविधान निर्माता थे वो इस प्रकार से भली भांति परिचित थे कि अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उसमें पूरे का पूरा संविधान एकात्मक में तब्दील हो जाने के प्रावधान भी उसने किए ताकि उस समस्या से आसानी से निपटा जा सके। तो कुछ परिस्थितियों में जो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, वो ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 249, 250, 252, 253, 356 और 360 ये अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अब हम सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या है? अनुच्छेद 249 में यह है, अगर राज्य सूची का कोई भी विषय, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, तो उस पर संसद जो है कानून बना सकती है। उस पर क्या कर सकती है? संसद कानून बना सकती है। अगर राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 में राज्यसभा की स्पेशल पावर है। 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें राज्य सूची की स्पेशल पावर दी हुई है। इसमें ध्यान रखना, आर्टिकल 249 में अगर राज्यसभा
राज्यसभा प्रेजेंट प्लस वोटिंग के 2/3 बहुमत से यह विश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। लेकिन इस प्रकार के प्रावधान को जो लेके आएगी वो कौन लेके आएगी? वो राज्यसभा लेके आएगी। लेकिन कानून कौन बनाएगी? कानून संसद बनाएगी। तो ध्यान रखना, प्रावधान कौन लेके आएगी? वो संसद लेके आएगी और 2/3 बहुमत से अगर प्रूव कर देती है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। लेकिन ऐसे प्रावधान को कौन लेके आएगा? वो राज्यसभा ही लेके आएगी और ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। दूसरा है कि आर्टिकल 250 में जो आपके आपातकाल है, आपातकाल में जो संसद है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला है 252 में क्या है? अनुच्छेद 252 में है 252 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। प्लस अगर इस प्रकार के कानून में कोई भी संशोधन होता है वो भी संशोधन संसद ही करेगी। लेकिन अगर कोई अन्य राज्य भी, भाई डिमांड जिसने की है 2 या 2 से अधिक राज्यों ने डिमांड की है, अगर जिन राज्यों ने डिमांड की है उससे अलग कोई राज्य भी चाहता है उस कानून को अपनाना तो वो कानून अपना सकता है। लेकिन अगर भविष्य में इस प्रकार के कानून में संशोधन होगा तो वो संशोधन कौन करेगी? वो संशोधन संसद ही करेगी, राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर अनुच्छेद 253 के अनुसार 253 में है, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों को करने के लिए किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसी भी संधि को, समझौतों को इम्प्लीमेंट करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर आर्टिकल 253 के अनुसार कानून बना सकती है। तीसरा है अनुच्छेद 356 में क्या है? ये है राष्ट्रपति शासन। आपका राष्ट्रपति शासन दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है। राष्ट्रपति शासन में जो संसद है, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला है अनुच्छेद 360 में क्या है? आपका वित्तीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल, ये चीज़ ध्यान रखना, अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। लेकिन वित्तीय आपातकाल में भी संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो ये अनुच्छेद 249, 250, 252, 253, 356, 360 इस बात को प्रूव करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक है। तो ये सारे लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि जो भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक है। एकात्मक को क्या करते हैं? परिदर्शित करते हैं। अगला है कि राज्यपाल का पद। आपने देखा है जैसे ही सरकार परिवर्तित होती है, जैसे कि 2014 में कांग्रेस की जगह भाजपा आई, तो भाजपा ने उन राज्यों में जहां कांग्रेस के राज्यपाल थे उन सबको क्या कर दिया? हटा के अपने राज्यपालों को अपॉइंट किया। जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल को जो अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति किसके आधार पर काम करता है? कैबिनेट के आधार पर काम करता है। तो राज्यपाल का राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाना इस बात को प्रूव करता है कि जो भारत का संविधान है वो एकात्मक का संविधान है। दूसरी चीज़, जो राज्यपाल का अपॉइंट कौन कर रहा? केंद्र कर रहा है। और काम कहाँ कर रहा है राज्यपाल? राज्य में काम कर रहा है। तो राज्यपाल का केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया जाना और राज्य में काम करना इस बात को प्रूव करता है कि जो केंद्र है, केंद्र का इनडायरेक्ट रूप से राज्यों पर कंट्रोल आ जाता है। क्योंकि जो राज्यपाल की भूमिका है वो 2 प्रकार की भूमिका है। एक है जो केंद्र है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है।
केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यपाल, और दूसरा करता है एक राज्य के संवैधानिक यानी कि संवैधानिक पद के रूप में कार्य करता है, संवैधानिक पद के रूप में कार्य करता है, और दूसरा करता है केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट देता है और संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप में और राज्य के पहले नागरिक के रूप में वो अपना कार्य करता है। तो इस तरीके से जो राज्यपाल है, राज्यपाल का केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया जाना इस बात को प्रूव करता है कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, एकात्मक है। तो भारत के एकात्मक के संविधान को परिदर्शित करता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, वो एकात्मक के लक्षण हमें दिखाई देता है। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हमारे संविधान में अनुच्छेद 312 में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं दी हुई हैं। एक है IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, और अगली है भारतीय न्यायिक सेवा यानी कि इंडियन जुडिशरी सर्विस। अब क्या है, संविधान में 3 प्रकार की सेवाएं दी हैं, IAS, IPS और दूसरी है इंडियन जुडिशरी सर्विस। लेकिन इन तीन में से केवल 2 ही सर्विस को इम्प्लीमेंट किया गया है, IAS और IPS, इन 2 को इम्प्लीमेंट किया गया है। जो तीसरी है इंडियन जुडिशरी सर्विस, इंडियन जुडिशरी सर्विस संविधान में दी हुई है लेकिन उसे अभी लागू नहीं किया गया है। इसके जगह तीसरी जो अखिल भारतीय सेवा है वो है IFS यानी कि भारतीय फॉरेस्ट सर्विस। जो भारतीय वन सेवा है वो अखिल भारतीय सेवा है। ध्यान रखना, संविधान में 3 हैं, IAS, IPS और इंडियन जुडिशरी सर्विस, लेकिन जो प्रेजेंट में लागू है IAS, IPS और भारतीय वन सेवा, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। लेकिन जो भारतीय वन सेवा है वो संविधान में दी हुई नहीं है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं जो है जो आपकी यहाँ 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब क्या है, जितने भी ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनकी जो भर्ती करता है, उनको जो अपॉइंट करता है वो केंद्र सरकार करती है। लेकिन ये कार्य कहाँ करती हैं, ये राज्य में कार्य करती हैं। तो राज्य में कार्य करती हैं जिससे कि इनडायरेक्ट रूप से इनका केंद्र और इसमें राज्य का और इनका विवाद होता रहता है। इस तरीके से ये भी अखिल भारतीय सेवाएं भी इस बात को प्रूव करती हैं कि जो भारत का संविधान है वो एकात्मक है। अगला है जो आपका राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा राज्यों का चुनाव किया जाना। जो आपका राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही राज्यों का चुनाव कराया जाता है। आपने देखा है जो अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रीय चुनाव आयोग है जो कि आपके 6 चुनाव कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये 6 चुनाव कराता है, प्लस राज्यों का चुनाव कराता है। तो ये भी इस बात को परिदर्शित करता है कि भारत के संविधान में एकात्मक के लक्षण है। अगला है संघ के पास वित्तीय शक्तियों का होना। असली झगड़ा जो केंद्र और राज्य का है वो पैसे के बंटवारे को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे कानून, बहुत सारे जो टैक्स है वो केंद्र ही लगाती है और केंद्र ही कलेक्ट करती है, लेकिन उनका जो विभाजन किया जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों में विभाजन किया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों में विभाजन किया जाता है, जिससे पैसे के बंटवारे को लेकर अब इनमें झगड़ा होता रहता है। और जो राज्य हैं, राज्य केंद्र से पैसे की डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारतीय संविधान में हमें एकात्मक के लक्षण परिदर्शित होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय संविधान एकात्मक अधिक है और परिसंघात्मक कम है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।